What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 16 of our GNG 2.0 और इसके बाद रह गए हैं बस 5 दिन और 5 दिन में हमने करने हैं सिर्फ 2 ही चैप्टर। सिलेबस हमारा सारा बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया है और हमने बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ करा है। आओ जल्दी से आज मार्केटिंग को खत्म करते हैं। जल्दी से जाके लगाओ अटेंडेंस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस लगाते ही तुम्हारा मार्केटिंग के अंदर भी काम समाप्त हो जाएगा और आगे चलेंगे, चीजों को बढ़िया बनाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बेटा जी, कल हम लोगों ने मार्केटिंग में 4 P's पढ़ने शुरू करे थे, जिसमें ये वाला पार्ट हमारा यहां तक का कंप्लीट हो गया था। आज हम प्राइस के साथ शुरू करने वाले हैं और प्राइस में बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइस सेट करने से पहले क्या क्या चीजें सोच के प्राइस सेट करती है। तो प्राइस में मेनली क्या है कि हाउ डू यू सेट योर प्राइस। तो प्राइस सेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने पड़ते हैं। तो देखो क्या है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस। तो देखो सबसे पहले जो होता है ना, नंबर 1, वो होता है कि भाई साहब मेरा जो है प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आया। सबसे पहले तो ये होता है, नंबर 1 ये होता है कि मेरे प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना आया। देखो अगर खर्चा ही नहीं पता तो फिर आप प्राइस कैसे सेट करोगे। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई सामान बनाने में पैसा कितना लगा, है ना। तो नंबर 1 फैक्टर ये है कि प्राइस आपका वो कॉस्ट को रिकवर कर दे, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, राइट। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि मार्केट में कंपटीशन भी है क्या। अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तुम अकेले प्रोडक्ट हो, तब तो तुम हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर है, तुम बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करने लगोगे तो तुम हार जाओगे, कॉम्पिटिटर जीत जाएगा क्योंकि लोग कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो प्राइस को सेट करते टाइम हमेशा ये देखना है कि क्या कंपटीशन है या नहीं है। कंपटीशन नहीं है तो हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, है तो फिर थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। देखो व्हेन अ फर्म डज नॉट फेस एनी कंपटीशन इट कैन फिक्स अ हायर प्राइस, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो फिर आपको थोड़ा सा लोअर या कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ता है। नंबर 3, यूटिलिटी एंड डिमांड। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है। अगर आपके प्रोडक्ट की खूब डिमांड है, लोग बोलते हैं भाई साहब यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहिए तो यही चाहिए, तो उस सिनारियो में बच्चों जब इतनी हाई डिमांड होती है तो फिर लोग हाई प्राइस भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। और जब डिमांड ही ना हो, अगर डिमांड ही नहीं है तो फिर हाई प्राइस रख के क्या करोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हाई प्राइस है तो फिर डिमांड होनी चाहिए तभी बिकेगा। अगर लो प्राइस है तो डिमांड कम भी होगी तो भी चलेगा। तो प्राइस में डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी एंड डिमांड। नंबर 4, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस का मतलब है कि प्राइस डिसाइड करने से पहले आपको यह भी देखना है कि आपकी गवर्नमेंट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार बहुत हाई प्राइस पे नहीं बेचने देता, जैसे नेसेसिटीज, मेडिसिन हो गया या वीट वगैरह हो गया। तो गवर्नमेंट ने उसके अंदर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस वगैरह रखा होता है ना। तो ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से भी प्राइस को डिसाइड किया जाता है। देन मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। आप कितना खर्चा मार्केटिंग पे कर रहे हो, बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हो या एक कम खर्चे वाली मार्केटिंग कर रहे हो। तो एक तरीके से ये कॉस्ट से ही रिलेटेड है। आप किस तरीके का पैकिंग कर रहे हो, किस तरीके का एडवर्टीजमेंट यूज कर रहे हो, उससे भी प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। आप मार्केट में क्या करना चाहते हो। क्या आप जियो जैसे मार्केट पे कब्जा करना चाहते हो पहले, कि मार्केट को कैप्चर कर लो, जब मार्केट अपना हो जाएगा तो फिर ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेंगे। तो जब आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हो तो प्राइस कम रखना पड़ता है। अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप चाहते हो कि आप बोलो यार मुझे तो गुड क्वालिटी बेचना है, मार्केट में चाहे कुछ भी हो मैं तो बढ़िया क्वालिटी बेचूंगा, तो हायर प्राइस पे ही जाएगा अच्छी क्वालिटी तो, है ना बच्चों। तो देखो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस सेट करने में आते हैं। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या अच्छी क्वालिटी बनाना है तो हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। मार्केट शेयर कैप्चर करना है जियो जैसा तो फिर लो प्राइस चलेगा। कॉस्ट कवर होनी चाहिए। कंपटीशन अगर नहीं है तो फिर हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, कॉम्पिटिटर है तो लो ही रखना पड़ेगा।
अगर आपका प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है तो हाई प्राइस चलेगा, डिमांड में नहीं है तो लो प्राइस चलेगा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा। मार्केटिंग मेथड्स आपने कैसे यूज करें ये सब देखना पड़ेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सॉर्टेड। अब आता है प्लेस। प्लेस में हमें दो चीजें देखनी है। क्या क्या? प्राइस में बच्चों क्या? हाउ टू फिक्स प्राइस, बस इसके अंदर यही फैक्टर्स हैं मेनली। ठीक है, 6 के 6 फैक्टर्स देख लिए। अब प्लेस में क्या क्या आता है? प्लेस में आता है बाबू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। देखो बच्चों, चैनल्स जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट को ही हम लोग जीरो लेवल भी बोलते हैं। जीरो लेवल का मतलब है कि मैंने सामान बनाया है और मैं ही बेच रहा हूं। देयर इज नो इंटरमीडियरी इन बिटवीन, बीच में कोई नहीं है। मेरा सामान है, मैंने बनाया है, मैं ही बेचता हूं। मैंने बीच में कोई होलसेलर रिटेलर नहीं रखा हुआ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट कब बेचना पड़ता है? अगर बहुत ज्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी से खराब होने वाला है, या बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। तो कई बार ये भी एग्जाम में आता है कि ये कब चलता है। तो बच्चों, जब बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, आप देखते हो ब्रांड्स अपना सामान खुद ही बेचते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो या कस्टमाइज्ड हो कि आपको समझाना पड़े खुद ही, है ना, या फिर पेरिशेबल हो, जल्दी से खराब होने वाला हो, तो इस तरीके की चीजें डायरेक्टली बेचनी पड़ती हैं। इनडायरेक्ट में बच्चों 1 लेवल भी हो सकता है, 2 लेवल भी हो सकता है, 3 लेवल भी हो सकता है। लेवल का मतलब है इंटरमीडिएरी, जैसे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बीच में रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। तो देखो बीच में एक लेवल आ गया। अब मैं बोलूं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर, तो देखो बीच में 2 लोग आ गए, होलसेलर और रिटेलर। 3 लेवल में बोलूं मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, तो देखो बीच में 3 लोग आ गए। एजेंट आ गया, होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, देखो कितनी सारी चीजें। तो ये 3 लेवल भी है। सर ये कब होता है? देखो ये कब होता है? जब मार्केट बहुत बड़ा है, जब आप एक वाइड मार्केट तक जाना चाहते हो। वाइड मार्केट है, ठीक है, कस्टमर बहुत दूर दूर हैं, अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो डायरेक्टली तो कंपनी नहीं बेच पाएगी, तो आपको होलसेलर्स की, रिटेलर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। आपका प्रोडक्ट एक जनरल प्रोडक्ट है जो खराब नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके अंदर कुछ भी इस तरीके का नहीं है कि कस्टमाइज्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप ये सारे चैनल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, देखो क्या है। इट रेफर्स टू द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स दैट टेक टाइटल और हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। कितने तरीके के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको 0 लेवल भी बोलते हैं, इसको 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल भी बोलते हैं। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होंगी? तो बच्चों, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नंबर 1 आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। सर ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है कि कस्टमर ने जब मुझे ऑर्डर दिया तो मैं उसको कितनी देर में प्रोसेस कर देता हूं, क्योंकि जितनी क्विकली प्रोसेस होगा कस्टमर उतना ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, हैप्पी होगा। जैसे आप अमेजॉन से कुछ ऑर्डर करो, अगर वो ऑन टाइम आ जाता है तो आप खुश होते हो, अच्छी रेटिंग देते हो, दोबारा शॉपिंग करते हो, लेकिन अगर वो टाइम पे नहीं आया फिर नाराज हो जाओगे ना। तो देखो लिखा हुआ है एक्यूरेट और स्पीडी प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो कस्टमर को लेट पहुंचेगा सामान और कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, कि आप गुड्स को कैसे लेके जा रहे हो, कौन से ट्रांसपोर्ट से लेके जा रहे हो। तो जब भी आपको गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है बाबू वेयर हाउसिंग, कि आप सामान को स्टोर कहां पे करने वाले हो। जैसे मैं कई बार अमेजॉन से सामान मंगाता हूं, तो कई बार बैंगलोर से आ रहा है, सपोज अब मैं सहारनपुर में हूं, तो बैंगलोर से दिल्ली आएगा, फिर दिल्ली से इधर यूपी में आएगा, फिर मेरे तक पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं बीच में ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भेज रहा है उसने कहां पे स्टोर करा है, वो वेयर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस पर्टिकुलर सेलर के पास माल है भी या नहीं है, कि मैंने अभी एक चीज मंगाई
अगर मैं कल को 10 पीस ऑर्डर करूंगा तो क्या उसके पास इन्वेंट्री है? तो इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या देखते हैं बच्चों कि अगर हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है तो हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस कर सकता है एक पर्टिकुलर सेलर, उसके पास ज्यादा स्टॉक होगा तो जितना मर्जी डिमांड आ जाए वो क्विकली बेच सकता है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हायर इन्वेंट्री में वर्किंग कैपिटल भी तो ज्यादा चाहिए। तो बच्चों ये चारों चीजें देखनी पड़ती हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ऑर्डर प्रोसेसिंग अच्छा है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज कर रहा हूं, वेयर हाउसिंग के लिए मेरे पास माध्यम क्या है, मेरा खुद का पर्सनल वेयर हाउस है या मैं गवर्नमेंट का वेयर हाउस यूज करूंगा या किसी से रेंट पे वेयर हाउस लूंगा, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। और इन्वेंट्री लेवल कितना मेंटेन हो रहा है। ठीक है बच्चों। देन हमारे पास लास्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में बच्चों आपको 4 चीजें पढ़नी है मेन। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्राइस कैसे फिक्स करते हैं, प्लेस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद प्रमोशन में क्या क्या आता है बच्चों? प्रमोशन में बेटा 4 चीजें हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट, दूसरा होता है पर्सनल सेलिंग, तीसरा होता है सेल्स प्रमोशन, चौथा होता है पब्लिक रिलेशन। आ जाओ मैं एक बार आपको सारा का सारा समझा दूं, फिर तुम्हें पढ़ा भी दूंगा। एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है ये एक पेड फॉर्म है, यानी आपको पैसा देना पड़ता है, जिसके अंदर आप कस्टमर तक पहुंचते हो पर्सनल फॉर्म में नहीं, इम्पर्सनल फॉर्म में। इम्पर्सनल का मतलब कि आप किसी ना किसी मार्केटर को हायर करते हो जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को मार्केट करेगा। जैसे मैंने बोला कि भैया मुझे ऐड करवाना है अपने शूज का, मेरा शूज का ब्रांड है और मैं चाहता हूं कि विराट कोहली मेरे ब्रांड का बेसिकली ऐड करे। फिर आपने देखा कि आपके ब्रांड का क्या नाम है, मेरे ब्रांड का नाम है प्यूमा। तो मैंने विराट कोहली को बोला कि आप प्लीज मेरे शू को अच्छे से स्प्रेड करो, लोगों तक पहुंचाओ। तो विराट ने बोला आई विल चार्ज दिस अमाउंट। तो देखो पेड फॉर्म हो गया। दूसरी बात, प्यूमा खुद नहीं कर रहा, इम्पर्सनल है, विराट कर रहा है। तो कोई मार्केटर है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो आपसे चार्ज करेगा, आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएगा, और इम्पर्सनल फॉर्म है। इसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। टीवी पे दुनिया भर के एड्स आते हैं, क्रिकेटर्स कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, मल्टीपल लोग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट है बच्चों, राइट। दूसरा होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है जब एक सेलर खुद आके आपको सामान बेचे। ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप, अलग अलग दुकानें हैं ना, तुम देखते हो कि लोगों की दुकान है, आप उनकी दुकान पे जाते हो, कपड़े खरीद रहे हो, शूज खरीद रहे हो, एक पर्सनल टच होता है ना। वो इंसान आपके साथ एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस जनरेट करता है और आप उसी की दुकान पे जाके बार बार शॉपिंग करते हो, वो पर्सनल सेलिंग है। उसके बाद आता है बच्चों सेल्स प्रमोशन। लोग अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करते हैं? बहुत सारे इंसेंटिव्स को यूज करते हैं, जैसे डिस्काउंट दे दिया, जैसे कूपन्स दे दिए, है ना, जैसे कोई क्वांटिटी डील दे दी। क्वांटिटी डील का मतलब बाय वन गेट वन फ्री, कुछ गिफ्ट्स दे दिए, राइट। या फिर कुछ इस तरीके का सामान दे दिया, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया कि बॉर्नविटा के साथ मग फ्री, किसी और इसी तरीके की एनर्जी ड्रिंक के साथ कोई रैकेट फ्री। तो लोग सेल्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा करते हैं, कॉन्टेस्ट कराते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, ये सब सेल्स प्रमोशन में आता है। पब्लिक रिलेशन का क्या काम है बच्चों? अच्छी गुडविल बनाना। इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। इस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि पब्लिक में कंपनी की इमेज बिल्ड करना। अब इमेज बिल्ड करने के लिए वो क्या क्या करता है? न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपवाता है, कॉर्पोरेट्स में मैगजीन्स में आर्टिकल्स छपवाता है, अलग अलग जगह पे जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, या फिर कहीं पे अर्थक्वेक आया तो वहां पे थोड़ा सा पैसा दे दिया, फाइनेंशियल हेल्प कर दी, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का अल्टीमेटली एक तरीके से प्रमोशन हो जाता है। तो ये बेसिकली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम है, जनता के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, गुडविल बनाना, समझे। लो बच्चों, इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त। मेन मार्केटिंग में यही सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आ जाओ अब प्रमोशन को पढ़ते हैं। देखो, प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। बहुत सारे टूल्स हैं, 4 बताए मैंने आपको, यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग।
एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया पेड फॉर्म है, इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। इम्पर्सनल मेथड है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कोई नहीं होता बायर और सेलर में। और एक स्पॉन्सर है, जो कुछ स्पॉन्सर कोई कंपनी होगी जो कॉस्ट बेयर करेगी और एडवर्टीजमेंट वहां पे चलेगा। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड बाय द मार्केटर टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज। दूसरा आता है बच्चों पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जब आप फेस टू फेस 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करते हो, जब एक बायर और सेलर का आमने सामने इंटरेक्शन होता है, उसको हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो पर्सनल फॉर्म है, फेस टू फेस डायलॉग टेक्स प्लेस और रिलेशनशिप बिल्ड होती है कस्टमर के साथ। देखो अब मेरे एरिया में 10 बेकरी की दुकानें हैं, लेकिन मैं एक ही भैया के पास जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास जाता हूँ तो अच्छे से वो हालचाल पूछ लेते हैं, उनके साथ एक अच्छा हेल्दी फ्रेंडशिप डेवलप हो गया है, तो अच्छा लगता है कि ठीक है उन्हीं की दुकान पे जाएंगे, जबकि उनकी दुकान तक बीच में 2 बेकरी और आती हैं, लेकिन हम फिर भी उसी पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्सनल सेलिंग हुई है, राइट। ये बहुत बेनिफिट वाली चीज होती है बच्चों, लेकिन ये लार्ज स्केल पे नहीं चल सकता, क्योंकि आप लार्ज स्केल में कहां तक जाओगे कस्टमर तक। इसके बाद क्या आता है, सेल्स प्रमोशंस। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है बच्चों, जिसमें हम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं ताकि हम बायर्स को एनकरेज कर सकें कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। जैसे मैंने आपको पीछे लिख के दिया था ना कि ऑफर्स दे दिए, डिस्काउंट्स दे दिए, रिबेट्स दे दिए। सर डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क होता है? डिस्काउंट होता है बच्चों जिसके अंदर हम कुछ फिक्स परसेंटेज देते हैं, रिबेट होता है जिसके अंदर हम एक फिक्स्ड अमाउंट की छूट दे देते हैं। अगर मैं बोलूँ 10% ऑफ, वो डिस्काउंट है। मैं बोलूँ 20 रुपए ऑफ, वो रिबेट है ना। क्वांटिटी डील दे दी, बाय 1 गेट 1 फ्री, गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल्स दे दिए, ये सब बच्चों सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए सब किया जाता है। और पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, जहां पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को यूज करते हैं टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनी का इमेज। बच्चों कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए और उसके प्रोडक्ट्स को पब्लिक में अच्छा दिखाने के लिए, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर बच्चों हमारे पास किस किस के साथ अच्छी इमेज बनानी है हमें। इसके अंदर बबू प्रेस रिलेशंस आ जाते हैं, यानी मीडिया में अच्छे रिलेशंस बनाना। लॉबिंग आ जाता है। लॉबिंग का मतलब होता है बच्चों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, मतलब मैंने जब डिटेल में मार्केटिंग पढ़ाया उसमें सब पढ़ाया है ना। प्रेस रिलेशंस आ गया, यानी मीडिया में अच्छे रिलेशंस बनाना। लॉबिंग आ गया, लॉबिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में अच्छे रिलेशंस बनाना। काउंसलिंग आ जाता है, ये सारी की सारी चीजें बच्चों पब्लिक रिलेशंस में आ जाती हैं। सॉर्टेड। तो ये पूरा का पूरा बेटा हमारा प्रमोशन में आता है और इसी के साथ मार्केटिंग हो जाता है समाप्त। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है प्राइस, क्या है प्लेस, क्या है प्रमोशन, इसमें एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, सब बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर करा। सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी और पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। हम लोगों ने 10 चैप्टर पूरे कर लिए हैं 12 में से, अब बचे बस 2 चैप्टर और। कल संडे है, कल आप सारा का सारा रिवीजन करेंगे और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मंडे से दोबारा से शुरू करते हैं चीज़ों को। लास्ट वीक रहेगा, इतनी दूर तक आ गए हो, बस थोड़ा थोड़ा काम बचा है अकाउंट्स में, बिजनेस में, इको में, खत्म करते हैं और फटाक से सीरीज को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।